Good morning, students. How are you? I hope all you are fine. As we all are aware that we are continuing our second chapter of political science in first book. It is fundamental rights in Indian Constitution. So in this chapter we already discussed about the rights, what is the definition of rights and different type of rights, and after that we discuss already two rights of Indian Constitution. They are right to equality and right to freedom. Okay student, today we start the third fundamental right of Indian Constitution, right against exploitation. In this right we can discuss almost two types. इसमें है बेटा एक तो पहला कि जो हमारा एक्सप्लोटेशन होता है वो कितनी तरह से होता है, उसके दो होते हैं। सबसे पहले तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इन फोर्स लेबर आर्टिकल 23। फोर्स लेबर इट मीन्स बेगार, अनपेड वर्क and without payment work and unwillingly you are forced to do any kind of job. Prevention of employment of children in hazardous jobs आर्टिकल 24। और चाइल्ड लेबर जो है वो इसमें एबॉलिश की गई है। ठीक है, चाइल्ड लेबर को इसमें बिल्कुल हटा दिया गया है। The Constitution prohibits traffic in selling and the littering and the disposing of men and women like goods, especially women and girl for immoral purpose। इस वाले में क्या होता है बेटा, 23 इसलिए लगाया गया है, स्पेशली बच्चे और लेडीज़ इमोरल वर्क के लिए इनको बेच दिया जाता था जिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन किया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बेगार एंड बॉन्डेड लेबर टू मेक द पर्सन अगेंस्ट हिज विल नॉट टू पे हिम एंड जीनियस वेजेस ऑल्सो। एक तो आप उसको पैसे नहीं दो, बिना पैसे के या बहुत कम पैसों में काम कराएं, और दूसरा क्या है उसमें कि आप उसको अगर उसकी मन नहीं है तब भी आप उसकी इच्छा के खिलाफ उससे काम कराएं। नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, है ना। चिल्ड्रंस आर द एसेट्स ऑफ नेशन, हैंस दे शुड बी प्रोटेक्टेड द फोर्स एक्सप्लोटेशन। तो ये हमारा था राइट टू एक्सप्लोटेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सबको, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नेक्स्ट है बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट राइट जो है वो कौन सा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, है ना। तो इंडियन में क्या है, इंडियन कंट्री हम लोग सेकुलर है ना। प्रियम्बल में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। कोई भी हम जो है धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ, है ना, पब्लिकली ये होता है बेटा। जो कंट्रीज़ जहाँ पर कोई नेशनल रिलीजन होता है ना,
तो वहाँ पर अदर रिलीजन्स को इतनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस, जैसे कि सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस्लाम के बाद कोई भी जो रिलीजन है वो पब्लिकली आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वहाँ पर। लेकिन इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो हम कोई भी रिलीजन जो है यहाँ पर उसका पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्स टू प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन 1927। ये ना 25 से 28 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किया गया है ना। तो अब इसमें क्या है बेटा कि हम लोग कोई भी प्रैक्टिस अपने किसी भी उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन अ सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम लोगों को ये पूरी मतलब फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या वर्शिप प्लेस में कहीं पर भी अपनी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। इट मीन्स, समझ में आ रहा है कि मुस्लिम जो होंगे वो हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ सकते हैं, और जो हिंदू हैं वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर उनके वो लोग किसी भी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जो राइट है वो आपका है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है बेटा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Right to constitutional remedy is the heart and soul of Indian Constitution. To protect the rest of the fundamental rights in the citizen under the Article 32 and 226, this right contains various writs to be issued by the Supreme Court and High Court from time to time. The writ of habeas corpus, the court order that the arrest person should be presented before it. Court can order to set free an arrested person if the ground of the arrest are unlawful. Mandamus. When the court finds that the particular office holder is not performing legal duty, thereby he is infringing on the right of an individual. Okay, in this basis a court, ये दीज क्या है बेटा कि अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उसको आपको कोर्ट में आपको मतलब उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो ना कई बार हम लोग किसी के संग कोई हमारा एनिमी होता है और हम उसको अनलॉफुल तरीके से फंसा लेते हैं ना किसी केस में। तो उस तरह से अगर फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर वहाँ पर जो कोर्ट अगर ये देखता है कि इसका जो अरेस्ट करने का जो लीगल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको बेटा क्या करते हैं, फिर उसको फ्री करवा देते हैं, ठीक है। वैन द कोर्ट, अगर अब दूसरा आ जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो वो उसको क्या करते हैं, उसको अपनी ड्यूटी से हटा देते हैं, और जिससे कि अगर किसी के इंडिविजुअल के राइट को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस केस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है। नेक्स्ट है बेटा राइट टू कल्चरल इम्पोर्टेंस। सो इन नेक्स्ट राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज to preserve Indian Constitution gave every citizen to preserve their culture, language and everything, and he is free to preserve their culture. Okay, so this is whole 6 fundamental right
that we discuss in this period. And now one thing in this chapter is very important, which is what is the difference between directive principles and the fundamental right. The fundamental rights are guarantees to individual, but the directive principles are instructions to the state. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेट को दिए जाते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मैटर करते हैं. द फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियल मीन्स इन केस देयर वायलेशन it can be challenged either in a high court or a supreme court that bears a duty of safeguard the right. क्या है कि ये बेटा इसके अगेंस्ट हम लोग फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसिबल. These are only remind to central or the state government about their duty. ठीक है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ये जस्टिबल नहीं है. ये क्या है, सिर्फ रिमाइंड कर सकते हैं हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को. फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली concerned with each of every individual, whilst the directive principle of state policy are directly concerned with the state policy. The state is expected the implement of also the achieve the goal of welfare state. Fundamental rights may suspended during the case of emergency by the president, including the right of constitutional remedies also, whereas the directive principal state policy cannot be suspended even during these circumstances. Fundamental right concerned with the overall development of an individual wealth. The directive principle of states policy concerned with society as a whole, which have been mentioned in Article 38 to create a society by the state where all enjoy social economic justice. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो है ना डेवलपमेंट से उसका कंसर्न होता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं उसका जो पूरा का पूरा वो होता है वो स्टेट पॉलिसीज़ पर होता है. इट मीन्स वो उसका वर्क होता है कि स्टेट को इस तरह की पॉलिसी तैयार करे जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे लिए एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट हो सके, जहाँ पर सब अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें, जहाँ पर सबकी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है सबको गेन हो सके. तो ये है बच्चों, इसको आप लोग ना दोनों तरह से लिख सकते हो. चाहे बीच में ना जैसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो एक साइड फंडामेंटल राइट लिखिए, दूसरी साइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखिए, और एक में लिखिए दीज आर जस्टेबल, दीज आर नॉट जस्टेबल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. फिर दूसरे में लिखिए आप ये कंसर्न इंडिविजुअल, दैट कंसर्न टू स्टेट, है ना. एंड इसी तरह आप लिखिए कि they are suspending during the emergency, they are not suspending during the emergency. Fundamental right concern overall development of individual, but the directive principle of state policy concern with the society as a whole. तो ठीक है, इसको आप डिवाइड करके भी जैसे ऐसे कर लिखते हैं ना आप डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं जिससे आपको इजी बड़ी जल्दी हो जाएगा. और आप लोग चाहो तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हो. तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं. एक क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन.
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके उसमें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इज कंपोज्ड ऑफ a former Chief Justice of Supreme Court of India, a former Judge of Supreme Court, a former Chief Justice of High Court, the two members who have knowledge the practice. The commission of function receive complaint. ये है कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, है ना, डिसअपीयरेंस, पुलिस एक्सेस, failure of talking action, and the integrity of women. The commission's most significant, तो बेटा ये है ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपने पढ़ा कि जैसे बेटा एक तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो पूरे उसमें देखता है जो आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है ना, जो आपका यूनाइटेड नेशन में होता है, और एक अपने कंट्री के अंदर भी होता है। ठीक है, एक इंडिया का ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं इसे। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है, पुराना कोई चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस और जज में कंफ्यूज नहीं होना। ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का होता है चीफ जस्टिस। ठीक है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक फॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टू अदर मेंबर हु हैव नॉलेज टू प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, और दो सोशल वर्कर टाइप लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया होता है ह्यूमन, है ना, ह्यूमन राइट्स के लिए। द कमीशन इस फंक्शन किस किस के लिए ये काम करता है, ये देखो शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा आपका। किस किस टॉपिक पर ये वर्क करता है, कस्टोडियल डेथ, जब कस्टोडियल मतलब कस्टडी में है, मतलब पुलिस के उसमें होता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है किसी की, तो बेटा मारने का अधिकार तो किसी को नहीं है, पुलिस को भी नहीं है। कस्टोडियल रेप, अगर किसी के संग रेप होता है वहाँ पर। डिसअपीयरेंस, कोई लापता हो जाता है ना, किसी का पता ही नहीं चलता। पुलिस एक्सेस, पुलिस ने ज़्यादा बर्बरता, ज़्यादा पिटाई करना, इनह्यूमन बिहेवियर किया। फेलियर ऑफ टॉकिंग एक्शन, कहीं पर बातचीत का जो वो बंद हो जाता है। इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन, और वुमेन्स के लिए वर्क करना। द कमीशन मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन बी एज disappearance youth in Punjab in the trial of Gujarat Roy case. The commission does not have power to procedure, it can be merely make recommendation। ठीक है, और इसका जो मेन काम हुआ है वो कब हुआ था, पंजाब में जब बच्चे डिसअपीयर हो गए थे, और गुजरात के दंगों के टाइम पर पर इस कमीशन को क्या है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, इसके पास अपने पर्टिकुलर राइट नहीं होते हैं। तो बेटा दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। I think you understand this chapter and prepare your notes according to my lecture. Have a nice day.